एवरीवन, हमने MPC03 लेसन जो हमारी जो बुक थर्ड चली हुई है, ये बुक थर्ड है, ये हमारे पास MPC03 सब्जेक्ट, और इसके हमने दो जो चैप्टर्स है ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस जाके देखिए। वहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में एक बार हम समझ लेते हैं क्या किया, क्योंकि वो उससे थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसे कहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के फैक्टर्स जो उसे अफेक्ट करते हैं। ओके, सेकंड चैप्टर में हमने की ट्रेड अप्रोचेस, कौन कौन सी 5 अप्रोचेस की हमने, जहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इस ब्लॉक से ना आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। हमने 5 ट्रेड्स किए सेकंड चैप्टर में। सबसे पहले किया था हमने अल्पोर्ट ट्रेड, फिर आइजेंक, बिग 5 थियरी, 2 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट, कैसे पर्सनैलिटी को एसेस किया जाता है, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। एक बात मैं आज आपको बता दूं, आज ये जो वीडियो शूट हो रही है ये जन्माष्टमी के दिन हो रही है, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ पे कह सकते हैं, म्यूज़िक के जो साउंड्स आपको सुन सकते हैं, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं MPC003 लेसन थर्ड, पर्सनैलिटी असेसमेंट। कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से टूल्स, ये समझेंगे। पर्सनैलिटी असेसमेंट होती क्या है, कैसे इनको एसेस करना है, और ये काउंसलिंग में कैसे मदद करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हमें उसको एसेस करना पड़ता है। असेसमेंट ज़रूरी है, हमें ये जानना ज़रूरी है कौन सी रिक्वायरमेंट है, इसको क्या चाहिए, इसमें को क्या कहाँ पर इसको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये अपनी जो बातों को एक्सप्लेन करने में सक्षम है, तो हम वो कैसे करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को एसेस करेंगे। तो हमें जो पहले क्या समझना होगा, पर्सनैलिटी असेसमेंट कहते किसे हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट ए वे टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट ए पर्सनस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसा तरीका है जिससे हम समझेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे किसको, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, बिहेवियर्स को, ट्रेट्स को, और ये ऑब्जर्व करेंगे। इसके अंदर हम कौन कौन से टूल्स, वेरियस टूल्स होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट जो होंगे उनको भी आज हम इस वीडियो में डिफ़ाइन करेंगे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। और इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या है ये हमें एसेस करना होगा, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, टेंडेंसीज़ क्या हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करता है दूसरों से, या फिर अपने एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करता है, या हम उसके जो बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं आफ्टर पर्सनैलिटी असेसमेंट। जैसे कि हमने वहाँ पर ट्रेड्स समझे थे, हमने सबसे पहले क्या समझा, पर्सनैलिटी क्या होती है। हमें ये पता चला पर्सनैलिटी क्या होती है, अलग अलग ट्रेड्स को मिलाकर जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो एक पूरा बंडल बनता है, वो ह्यूमन की, एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी कहेंगे हम। ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट से सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं होती, ये हमने समझा। सेकंड चैप्टर में हमने ये किया ट्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके गुण क्या होते हैं, कौन कौन से, जैसे कॉमन ट्रेड्स, कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स, ये हमने सभी ने समझा। 16 PF में हमने अलग अलग 16 हमने पर्सनैलिटी फैक्टर्स देखे जो कि किसी एक जो पर्सन की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेंगे। अब हम समझ रहे हैं उन ट्रेड्स को एसेस कैसे करेंगे। जितने भी हमने ट्रेड्स अब तक पढ़े उनको एसेस तो करना पड़ेगा, विदाउट असेसमेंट तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि सामने वाले का बिहेवियर क्या है, या हमारे क्लाइंट का या पेशेंट का क्या बिहेवियर है, या उसका क्या मोटिव है, या उसको कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट इसी के रिगार्डिंग। पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या है, पर्सनैलिटी को एसेस करना। सबसे आसान एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझाता हूँ। जैसे कि आपके एग्जामिनर नहीं, हम क्लास टीचर्स कहेंगे, टीचर्स को आपको क्या लगाने होते हैं, एक तो मार्क्स जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में ऑब्टेन मार्क्स, प्लस क्या होता है आपके पास, असेसमेंट। अब ये असेसमेंट क्या है, क्या असेसमेंट वही असेसमेंट है जो पर्सनैलिटी असेसमेंट है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। असेसमेंट तो असेसमेंट है, लेकिन पर्सनैलिटी की असेसमेंट अलग होगी और ये वाली असेसमेंट अलग होगी। तो यहाँ पर जो असेसमेंट है वो सेम मीनिंग है, यहाँ पर जो असेसमेंट हम यूज़ कर रहे हैं पर्सनैलिटी में। कैसे हमने 2 असेसमेंट्स को समझेंगे। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट्स अब तक पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे, ठीक है, जिन्होंने 10th +1 +2, ये लगभग असेसमेंट तो मास्टर्स में भी लगती है, और हमारे जो यहाँ सब्जेक्ट जो हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमाज, इन सभी में असेसमेंट होती है। तो असेसमेंट क्या है कि आपने क्लासरूम में कैसे बिहेव किया, कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर दिए, टीचर्स के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, स्टूडेंट के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, जो होमवर्क दिया है वो आप करके लेके आए हैं या वापस घर से, या नहीं करके लेके आए।
तो ये सभी को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, तो टीचर्स क्या करता है, वहाँ पर आपके मार्क्स लगाता है कि असेसमेंट के मार्क्स, कि जो मैंने एसेस किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने आपकी क्वालिटीज़ देखी, उनके बिहाफ पर आपके बिहेवियर को देख के जो मैंने मार्क्स लगाए, उन मार्क्स को क्या कहेंगे, असेसमेंट। तो ऐसे ही पर्सनैलिटी में क्या होगा, हम किसी ह्यूमन का, एक पर्सन का, हमारे क्लाइंट का बिहेवियर, ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेफरेंसेस, टेंडेंसीज सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, मेज़र करते हैं, और फिर हम ये जो प्रिडिक्शन करते हैं कि वो कुछ इस तरह जो आगे इन फ्यूचर बिहेव कर सकता है। तो आई होप आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट समझ आ गया होगा। ये सिर्फ एक तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट हो गया क्लियर। अब आता है क्वेश्चन, क्यों पर्सनैलिटी की असेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। नीड्स क्या है, क्या ज़रूरतें हैं, और एम क्या है पर्सनैलिटी का असेस करने का, कि हम किसी की पर्सनैलिटी को असेस कर रहे हैं तो हमारे क्या मोटिव हैं। सबसे पहले एम ही करेंगे। एम हमारे पास दो हैं, एक तो हम डिस्क्राइब कर सके पर्सनैलिटी को, इट हेल्प डिस्क्राइब पर्सन्स पर्सनैलिटी बाय आइडेंटिफाइंग देयर यूनिक, हम उसके ट्रेड्स को मेज़र करेंगे, ठीक है, बिहेवियर को मेज़र करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र करेंगे। और ये देखिए अपने आप को भी तो एसेस करने में मदद करेगा, क्योंकि जब हम आज ये जो पर्सनैलिटी असेसमेंट कर रहे हैं, आप कोशिश कर सकते हैं आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, थिंकिंग ऑफ इट्स पेंटिंग ए पिक्चर हु दे आर, तो डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन लेना सामने वाले का, ठीक है। प्रेडिक्शन क्या कहेगा कि हम वो इन सभी पर्सनैलिटी के आधार पर उनका जो इन फ्यूचर जो वो डिसीजंस लेगा, हम प्रिडिक्ट करेंगे उसका बिहेवियर इन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। तो प्रिडिक्शन, ये दो एम्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। अब बात आती है हमारे पास नीड, क्या ज़रूरत है पर्सनैलिटी को एसेस करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी असेसमेंट एक टूल है, जैसा कि हमने बताया, एक टूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं पीपल के बिहेवियर को अच्छी तरह, या फिर हम पर्सनैलिटी अपने आप की असेसमेंट करेंगे, अपने बिहेवियर को समझ पाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपने ट्रेड्स, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ इनसे हम समझ सकते हैं अपने बारे में, खुद के बारे में। तो पहला पॉइंट यही होगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, ठीक है। हम अपनी जो टेंडेंसीज, जो स्ट्रेंथ समझ पाएंगे, हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारे लिए सही नहीं है। या फिर सबसे जो बेस्ट मुझे लगा, वाई दे बिहेव द वे दे डू, कि हम जो बिहेव करते हैं हम उसी तरीके से पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव करते हैं, ये भी हम एसेस कर सकते हैं पर्सनैलिटी से, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ट्रेट्स हैं, सीधी सी बात है। कैरियर चॉइसेस, इट कैन असिस्ट इन चूजिंग द राइट कैरियर जॉब्स दैट मैच ए पर्सन पर्सनैलिटी, ट्रेट्स एंड इंटरेस्ट। अब पर्सनैलिटी को जब हम एसेस करते हैं तो हम वहाँ पर उसके ट्रेट्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करेंगे, और फिर हम ये जो उनको असिस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना होगा। मान लीजिए कोई इंजीनियर बनना चाहता है या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो हम उनको ये थोड़ी कहेंगे डॉक्टर वाले को कि तुम कॉमर्स लो, नहीं बोलेंगे ना, या इंजीनियर वाले को कहेंगे कि तुम आर्ट्स लो, ऐसा तो नहीं होता। हम इंजीनियर वाले को बोलेंगे भी आपको जिस फील्ड में बनना है आप नॉन मेडिकल चूज़ करें, डॉक्टर वाले को मेडिकल चूज़ करने के लिए बोलेंगे, कॉमर्स वाले को कॉमर्स, आर्ट्स वाले को आर्ट्स। तो ये सभी है जो क्या है, कैरियर चॉइसेस में मदद करती हैं। रिलेशनशिप में कैसे मदद करेगी, अब मान लीजिए आपको आपके भाई का नेचर पता है, आपको अपनी बहन का नेचर पता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, उनके ट्रेट्स पता है कि कैसे वो बिहेव करता है, कैसे इन सर्कमस्टांसिस में वो बिहेव करेगा। तो ऑब्वियस है आप उसको जो मतलब उनको ऑब्जर्व करेंगे और ये पता उसी तरह से आप बिहेव करेंगे कि नहीं इसको ना बुरा लग जाएगा, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो शायद इसको बुरा लग जाएगा, अगर मैं ऐसे बर्ताव करूँगा, बिहेव करूँगा तो उसको शायद अच्छा ना लगे। तो हम संभल कर हर कदम उठाते हैं तो रिलेशनशिप बेटर होती है, हम कॉन्फ्लिक्ट्स अपने दूर कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ, इट कैन बी यूजफुल टूल इन आइडेंटिफाइंग मेंटल हेल्थ इश्यूज अर्ली, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में जो असेसमेंट हमें मदद करती है कि यहाँ पर जो पेशेंट्स को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, किस फील्ड में इसको प्रॉब्लम है, ये सभी हम एसेस करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को एसेस करने के जो टूल्स लगाते हैं उनको कहते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट। सो नीड्स और पर्सनैलिटी असेसमेंट्स के एम हमने कवर किए, पर्सनैलिटी असेसमेंट को समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कौन कौन से टेक्निक्स है, कौन कौन सी टूल्स हैं जिससे हम है जो किसी भी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एसेस कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आज की, तो आप वीडियो को लगातार देखिए, स्किप ना करेंगे तो बेहतर होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो सबसे पहले है मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। मैंने क्या कहा, पर्सनैलिटी को एसेस करना क्या है, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना,
किसी के बिहेवियर में से हम वो बातें उनसे निकाल रहे हैं कि हाँ हम ये बता सके कि तुम्हारे अंदर ये ट्रेट है। सबसे पहला मेथड है इंटरव्यू मेथड, फर्स्ट मेथड। और शायद ये तो आप लोगों ने फेस भी किया होगा। इंटरव्यू कब दिया जाता है? आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी यूपीएससी या केवीएस के इंटरव्यूज़, और कौन से इंटरव्यूज़, या फिर एसएससी के इंटरव्यूज़। शायद एसएससी के तो मैंने यूट्यूब पे देखे नहीं, लेकिन यूपीएससी के देखे हैं, केवीएस के देखे हैं। तो इंटरव्यू में क्या करते हैं कि हम अपने अंदर का व्यू बाहर निकालते हैं। सीधी सी बात है, इंटरव्यू ऑब्वियस, समझ गए। तो इंटरव्यू में क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को सामने वाले को बता रहे हैं। अब कैसे बता रहे हैं, आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे कि यूपीएससी के इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो कैसे पूछे जाते हैं कि आप अपने बारे में बिना आपका नाम और आपकी जो धर्म बताते हुए, आप एक क्वेश्चन था ये, आप है ना अपने आप को डिफ़ाइन करें, आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन यहाँ इस कॉलेज से की है, उसके बाद मैंने मास्टर्स इस साइड से की, और उसके बाद मैंने जो एक डिप्लोमा किया। नॉर्मली उन्होंने ये बताया। अब मान लीजिए आंसर देने वाले जो इंटरव्यूई है, उन्होंने क्या कहा कि मैंने बैचलर डिग्री ऑफ जो साइंस से की, उसके बाद मैंने जो मास्टर डिग्री है जो एमटेक किया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, बीएड किया मान लीजिए, और फिर उन्होंने क्या किया, यूजीसी नेट की तैयारी की, और फिर वो यूपीएससी में एंटर हो गए। तो उन्होंने एक है जो अपना वो बताया। अब वो क्या कर रहा है जो इंटरव्यूअर है, उन्होंने कहा कि तुमने बीएससी के बाद एमटेक क्यों किया, ऐसे कैसे किया, या फिर तुमने फिर बीएड किया तो टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते थे, यूजीसी नेट किया आप प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन फिर आप आ गए यूपीएससी में, तो इसका मतलब आप कंफ्यूज हैं, हो सकता है आप यूपीएससी छोड़ के चले जाएं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसको कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। टाइप ऑफ इंटरव्यू में आएगा ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कैसे, मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में सभी को है जो ये असेस करना है किसने काम किया या नहीं किया। तो हमने क्या पूछा सभी से, आपका नाम बताएं, ओके आपका नाम हो गया, व्हाट इज़ योर नेम, आपने काम किया या नहीं किया, आपके फादर क्या करते हैं या आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, अब आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए। 10 बच्चे हैं क्लास में, मान लीजिए सभी से सेम क्वेश्चन पैटर्न पूछा जा रहा है, तो उसको कहेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कहा कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है, तो आपने कहा कि आपने लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी भैया, तो मैंने कहा कि मुझे तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ी। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कौन हैं, ये पूछ लिया जाता है। वो ऑथर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने चैप्टर्स हैं, वो कहेगा कि इतने चैप्टर हैं। तो आपने कौन सा पढ़ा, तो वो कहेगा कि मैंने जो एक पर्टिकुलर चैप्टर का नाम बताएगा, मैंने ये पढ़ा। फिर वो कहेगा इस चैप्टर में क्या बताया गया। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको नहीं पता सामने वाला कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप खुद ही उसको क्वेश्चन दे रहे हैं, हम ये कह सकते हैं समझने के लिए। तो इंटरव्यू in the context of personality assessment is a structured conversation between two people, the interviewer and interviewee। एक इंटरव्यूअर होगा, एक इंटरव्यूई होगा, ठीक है। इंटरव्यूई कौन होता है, जो आंसर करेगा क्वेश्चंस का, ठीक है। इंटरव्यू कौन होता है, इंटरव्यूअर जो क्वेश्चंस को आस्क करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू समझ में आ गया, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू समझ में आ गया, समझ गए। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिफाइंड एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस को पूछने का, कि उसी सीक्वेंस में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस पार्टिसिपेंट चेंज हो जाएगा। बार बार 10 बच्चे हैं क्लास में, सभी से सेम क्वेश्चन सेम सीक्वेंस में पूछे जाएंगे, वो होगा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ओपन एंडेड होगा, ये हमें जो इसमें से डीप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम जो रिलेट कर सकते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन को रिलेट करके, बिना जो एक दूसरे से रिलेट ना करने वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरव्यू के बाद लिमिटेशन। अब इंटरव्यू ठीक है भाई, मेथड हम उसकी पर्सनैलिटी को एसेस कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो कौन कौन सी लिमिटेशंस है, जैसे कि सबसे पहली लिमिटेशन है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी कैसे, अब देखिए, जो अब आप आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, मैंने आपका इंटरव्यू लिया, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको जानता हूँ, तो ऑब्वियस है मैं कहीं ना कहीं 1-2 आसान क्वेश्चन पूछ लूँ,
या फिर कोई और आया या किसी ने आपका इंटरव्यू लिया, जैसे कि कई जॉब्स में 2 इंटरव्यू होते हैं, 3 इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू फेज। तो क्या होता है कि मान लीजिए एक बार इंटरव्यू हुआ तो आपके साथ मान लीजिए बायजनेस हुई कि वहीं कहीं पर कहीं ना कहीं उन्होंने सब्जेक्टिविटी दिखा दी। इंटरव्यूज डिपेंड ऑन द पर्सनल जजमेंट और कैन बी बायस्ड। हो सकता है पर्सनल जजमेंट हो जाए, जो इंटरव्यू ले रहा है वही आपको जज करने लग जाए, नहीं नहीं ठीक लग रहा है यार लड़का दिखने में, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो जाती है ना, तो कोई बात नहीं, इसको पास कर देते हैं। सब्जेक्टिविटी हो सकती है। सेकंड, सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस। अब ये क्या है, मान लीजिए जो आप आंसर दे रहे हैं आप इस मैनर में दे रहे हैं ताकि ये मुझे एक्सेप्ट करे, हालांकि ट्रुथ कुछ और ही है, सच कुछ और है, आप सच को छिपा रहे हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, आपने कहा कि मैं ना देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो इंटरव्यूअर ने कहा देश की सेवा, मतलब उसने कुछ ऐसा फेस एक्सप्रेशन किया, देश की सेवा। तो सोशल डिज़ायरेबिलिटी में क्या, आपने वो आंसर किया जो वो सुनना चाहता है, सिंपल। तो वहाँ पर भी बायसनेस हो गई। थर्ड आता है हमारे पास लिमिटेड बिहेवियर सैंपल। लिमिटेड बिहेवियर मतलब क्या होगा यहाँ पर, अब इंटरव्यू का टाइम पीरियड होगा, मान लीजिए 30 मिनट्स है इंटरव्यू में, तो उस 30 मिनट में ही हमें ऑब्जर्व करना होगा, हमें सबरा का सारा व्यू जो उसके इंटर में है, अंदर है, वो बाहर निकालना होगा। इससे बाहर हम कुछ नहीं कर सकते, उसको एक्सटर्नल नेचुरल कंडीशंस में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या हम उसके घर जाके ये नहीं देख सकते कि हाँ वो सचमुच देशभक्त है या सचमुच टीचिंग करना चाहता है या सिर्फ पैसे के लिए टीचिंग कर रहा है ना। तो लिमिटेड बिहेवियर सैंपल की इंटरव्यू कैप्चर बिहेवियर ड्यूरिंग द इंटरव्यू ओनली, हम है जो सिर्फ इंटरव्यू के दौरान ही कुछ कैप्चर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, रिस्पॉन्स इज बायस। इंटरव्यूज में डिस्प्ले बायस लाइक द हैलो इफेक्ट। इंटरव्यू क्या, हैलो इफेक्ट का पता है आपको, कि हम किसी को मान लीजिए फ़ोटो देख के जज करें, यार हैंडसम है बंदा, अच्छा रहेगा ना, या फिर हमने फ़ोटो देखा यार सो ब्यूटीफुल, तो ये तो काफ़ी सही है ना, तो ठीक है, तो वो हैलो इफेक्ट होता है। हम किसी एक या दो चीज़ को देखकर कंप्लीट जजमेंट रखें तो उसे हैलो इफेक्ट बोलेंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है इंटरव्यूअर इन्फ्लुएंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने क्या किया, जब उसको बताया कि मैं ना देशभक्ति करना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देशभक्ति, तो अनकॉन्शियसली क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्स को प्रभावित कर रहा है कि शायद इन्होंने जज कर लिया है मुझे, मैं देशभक्ति नहीं, मैं तो पैसे के लिए जो प्रोफेशन चूज़ किया है। तो इंटरव्यूअर क्या करता है, अनकॉन्शियसली कई बार है जो रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है। 6 पॉइंट आता है हमारे पास लिमिटेड रिलायबिलिटी। अब इंटरव्यूअर चेंज हुआ तो इंटरव्यू चेंज हो गया, तो रिलायबिलिटी भी कम होगी। टाइम कंज्यूमिंग, कंडक्टिव इंटरव्यू कैन बी रिसोर्सेज इंटेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इंटरव्यू, ठीक है। अनकॉन्शियस ट्रेड्स की बात करें तो हम इंटरव्यू के दौरान अनकॉन्शियस जो ट्रेड्स हैं, उसकी जो हिडन डिज़ायर्स हैं, ठीक है, जो विशेज़ हैं, ड्रीम्स हैं, वो हम नहीं जो एक्सपोज कर सकते या फिर हम नहीं पता लगा सकते। 9th, रिस्पॉन्स फैटिग। मान लीजिए इंटरव्यू काफ़ी लंबा चल रहा है, तो हो सकता है एंड टाइम आते आते वो ये करे, अरे तुम पढ़ाना चाहते हो, अरे नहीं मैं नहीं पढ़ाना चाहता, मुझे छोड़िए बस। तो इट में भी पॉसिबल, ऐसा होता नहीं इंटरव्यूज़ में, लेकिन ये बस आपको समझाने के लिए, थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, ओके। कल्चरल और लैंग्वेज बायस, इंटरव्यूज़ में नॉट बी कल्चरली लिंग्विस्टिक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो नहीं सकते। अब हो सकता है मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंटरव्यूअर इंग्लिश में बात करे, हो सकता है वो कहीं अब्रॉड से आए, मुझे फॉरेन कंट्रीज़ में जो जॉब के लिए जाना हो, तो मुझे इंग्लिश सीखनी होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे हिसाब से हिंदी बोलना शुरू कर देगा, या फिर मैं उसके हिसाब से सडनली इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलूँगा कि यस 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 आई कैन डू, है ना, तो ऐसा नहीं होता। तो जो कॉस्ट एंड रिसोर्सेज दोनों, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए और प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए। आई होप आपको आज ना इंटरव्यू के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एक एक लिमिटेशन मैंने आपको बताई, और ये आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिखेंगे ना, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर मैं चेक करता हूँ एग्ज़ाम्स तो भाई ऐसे लिखोगे तो भाई कौन नहीं मार्क्स देगा, हर कोई देगा, टीचर अच्छा होगा तो ज़रूर देगा। वैसे टीचर्स अच्छे ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ कंडीशंस बस सही नहीं होती। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हमने किया इंटरव्यू मेथड, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक। कंप्लीट वीडियो प्रोजेक्टिव टेक्निक पर ही चलेगी, इतनी सारी टेक्निक्स जो हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक को समझने के लिए हमें ये समझना होगा इसका मीनिंग कैसे समझें, हम इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए प्रोजेक्टिव टेक्निक आपने क्या देखी होगी, प्रोजेक्टर देखा होगा आपने, कुछ इस तरह का प्रोजेक्टर होता है और वो लाइट डालता है ऐसे, कहाँ पर, स्क्रीन पर। ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, ये क्या है, स्क्रीन है, और ये है हमारा प्रोजेक्टर।
तो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का क्या काम है, स्क्रीन पर लाइट डालना। जैसे ही लाइट डालेगा वो स्क्रीन पर, जैसे ही लाइट जो डाली जाती है तो हमें क्या दिखता है, सीन्स दिखते हैं, पिक्चर्स देखेंगे, वीडियोस देख सकते हैं, जो भी प्रोजेक्टर में हम फिल करेंगे वो देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक भी यही टेक्निक है जहाँ पर एक पर्सन के इंटरनल विजन, ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक, डिज़ायर, विशेज़ सब कुछ बाहर निकाली जाती है। और वो बाहर जो स्क्रीन पर जब हम जब लाइट डालते हैं तो स्क्रीन से एक साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है, उसको स्टैंडर्डाइज्ड मेजर से कंपेयर करता है और उसकी पर्सनैलिटी को एसेस करता है इन सिंपल टर्म्स। समझ गए? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कि हम किसी की फीलिंग्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहीं पर और फिर हम नोट कर लेंगे उसको देखकर कि हाँ इसको ना ये प्रॉब्लम है, या इसके ट्रेट्स ये हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये, इसके बिहेवियर हैं और ये ऐसे बिहेव कर सकता है इन फ्यूचर। तो चलिए थ्योरी पर चलते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स रेफर टू ए कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, गेन इंसाइट इनटू ए पर्सन्स थॉट, feeling, personality traits by having them respond to ambiguous stimuli such as images, words, scenarios। यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आपको इमेजेस दी जाती हैं जो कि बिल्कुल आप कहेंगे देख के अबे ये क्या दे दिया मेरे को, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो एम्बिगियस स्टिमुलस इसीलिए बोला जाता है कि आपको अस्पष्ट, जो आप देखकर आपको ये डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना होगा, उसको आपको इमेजिन करके बताना होगा, जिससे आपकी इनर फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है। इमेजेस, वर्ड्स, सिनारियोज, इन सभी की मदद से हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं। और स्पेशली आप ये याद रखिएगा, दीज टेक्निक्स आर डिज़ाइन टू अनकवर अनकॉन्शियस और हिडन एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल साइकी दैट मे नॉट बी रेडिली अपरेंट थ्रू मोर डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। जो हम डायरेक्ट क्वेश्चनिंग मीन्स इंटरव्यू ये कह सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग से जो हम बाहर नहीं निकाल सकते या उसके बारे में जान नहीं सकते, वो हम जानते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक से। ओके, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक आपको समझ आ गया, कैसे याद करना है वो भी मैंने बता दिया। समझ में आ गया तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए बस। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, अब इनको ना एक कैटेगरीज में डाल दिया गया है कि मान लीजिए कोई जो जहाँ पर आपको क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इनको एक कैटेगरीज में डाल दिया गया। क्या है, जो कुछ टेस्ट हैं उनको एक बंडल बनाया, एक कैटेगरी में डाल दिया, वो उसका नाम रख दिया मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव टेस्ट, कॉन्स्टिट्यूटिव टेस्ट, कैथार्टिक टेस्ट, इंटरप्रेटिव टेस्ट, रिफ्लेक्टिव टेस्ट। ये कैटेगरीज हैं। उसके बाद हम करेंगे अलग अलग टाइप्स, रोशार्क, सेंटेंस कंप्लीशन, TAT, HIT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ड्रॉ ए पर्सन, ये सभी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव टेक्निक में कौन से टेस्ट आते हैं, वो सभी टेस्ट आते हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि ठीक है आपको सिचुएशन दे दी जाती है एक पर्टिकुलर, द सब्जेक्ट नीड टू फ्रेम ए स्ट्रक्चर अपॉन द सिचुएशन प्रेजेंटेड बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर आपको एक सिचुएशंस दे देगा, मान लीजिए आपको क्या दे दिया, ड्रॉ ए ह्यूमन। आपने क्या किया, एक ह्यूमन का फिगर जो ड्रॉ करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा ह्यूमन जो ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, मैंने कहा एक ना मैन को वो करो, एक लड़का बनाओ आप, ड्रॉ ए बॉय पिक्चर। तो आपने कैसे किया, आपने ऐसे बना दिया, ठीक है। या फिर हो सकता है आप उसके हाथ में क्या करें, सिगरेट दे दें। या फिर हो सकता है कोई बच्चा ऐसा बनाए स्माइल करता हुआ, है ना, और उसको ड्रेस डाल दे कि ऐसे हमने उसको क्या कर दिया, ड्रेसअप कर दिया पूरी अच्छी तरह, उसके शूज़ भी बना रहा है, वेल ड्रेसअप, उसके हैंड्स हैं ऐसे, ठीक है। तो उसने क्या किया, हाथ में क्या रख दिया, उसके बुक रख दी कि वो पढ़ रहा है, ठीक है। या उसको कैप डाल दी, ईयर्स, मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट बना रहा है। एक ने ऐसे बनाया, एक ने ऐसे। तो इससे पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या होगा, जहाँ पर एग्जामिनी क्या करेगा, अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल उसको प्रोवाइड करेगा और ये कहेगा कि उसको स्ट्रक्चर कीजिए, या उसमें से मुझे बताइए क्या आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जैसे रोशार्क इंकप्लोड टेक्निक्स, ठीक है। कैथार्टिक में क्या होगा, ये वो टेस्ट हैं जो कि इनर विशेस को, डिमांड, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सभी मैनिपुलेटिव टास्क के थ्रू है जो बाहर निकाले जाते हैं,
इंटरप्रेटिव में क्या होगा, आपको सिचुएशंस दे दी जाएगी और आपको वो इंटरप्रेट करना होगा कि आप एक स्टोरी सुनाइए मुझे, और हम फिर उस स्टोरी से जो क्या करेंगे, कंपेयर करके जो उसके स्टैंडर्डाइज रिजल्ट्स हैं उनसे आपकी जो पर्सनैलिटी को एसेस करेंगे। रिफ्रैक्टिव में क्या होगा, ऑल दोज टेक्निक थ्रू विच द एग्जामिनी गेट द अपॉर्चुनिटी टू डिपिक्ट हिज पर्सनैलिटी इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग ए पेंटिंग। कुछ ऐसा ही हम मान लीजिए कि आपको ड्राइंग बनाने के लिए ड्राई पर्सन कर दिया, या जो ए ट्री पर्सन हाउस वाला जो टेस्ट होता है वो मान लीजिए इस कैटेगरी में आ सकता है। पेंटिंग आ सकती है, पेंटिंग में हो सकता है आपको कॉइन बनाने के लिए कहा जाए, हो सकता है कोई बच्चा है जो छोटा ही पैसे बनाए, 1 रुपया बनाए, ठीक है, या हो सकता है कोई इतना बड़ा लिख के कॉइन को और यहाँ पर सीधा 500 लिख दे कि हाँ बस जब बनाने हैं तो बहुत बड़े बड़े नोट बनाइए, छापिए। तो ये रिफ्रैक्टिव टेस्ट की कंडीशन कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन की हमने, ये आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखे, जहाँ तक मुझे लगता है ये आएगा नहीं, सीधे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू से, पर्सनैलिटी असेसमेंट से, एम नीड से और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक से। कौन कौन से टाइप्स हैं, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनको ब्रीफली भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट। देखिए रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट अभी हमने सिर्फ छोटे छोटे थोड़ी हेडलाइंस में जो थोड़ी लाइंस में इनको जो कवर किया है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने फिर से कवर करेंगे। तो इन दिस टेस्ट इंडिविजुअल शो इन ए सीरीज ऑफ इंक ब्लॉट्स। अब आप यहाँ से ये देखिए, ध्यान से देखिए इनको, ये जो दिखाए जाते हैं ये स्ट्रक्चर 1 बाय 1, ऐसा नहीं है कि आपको सभी एकदम दिखा दिए जाएं। हो सकता है आपको ये दिखाए और आपको बोले ये क्या है, आपको ये लग रहा है बिच्छू, इट मे बी पॉसिबल। ये हो सकता है आप ये कहें कि एक ये तो मुझे क्या लग रहा है, एक मास्क लग रहा है जो फेस का कंप्लीट जो कवर करते हैं। इनको देखकर शायद आप ये कहें कि मुझे तो बैटमैन लग रहा है, या इसको देख के आप बैट कहें, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं, इन ब्लॉट इमेजेस के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट दे सी, तुमने क्या देखा। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं इनमें से आपको जैसे कि 1, 2, 3 और 4, इन 4 पिक्चर्स में से देखकर आपको इनको ऑब्जर्व करके क्या लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर क्या होता है, उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज किया जाता है, उनकी इंसाइट को जानने के लिए, उनकी थॉट प्रोसेस को, इमोशंस और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेज़र करने के लिए कैसी इनकी पर्सनैलिटी है। अंडरस्टैंड, ये है हमारा रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट। TAT टेस्ट काफ़ी फेमस टेस्ट रहा है और अब तक रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं, आपको पिक्चर्स दिखाई जाती है 1 बाय 1। ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको पिक्चर दिखा दी जाएगी, और पिक्चर्स को दिखाने के बाद आपको स्टोरी क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। उस स्टोरी में आपने हीरो किसे चूज़ किया, हीरोइन किसे चूज़ किया, विलन किसे चूज़ किया, या हीरो का जो जेंडर क्या है, हीरोइन का तो ऑब्वियस है। हीरो ये ज़रूरी नहीं है कि मेल ही हो, हीरो मीन्स हीरो कुछ भी हो सकता है जो लीड रोल कर रहा हो वहाँ पर, ठीक है। तो थीमेटिक परसेप्शन में ऐसा होता है, फिर उस स्टोरी को एनालाइज किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, और वहाँ पर उसके अनकॉन्शियस मोटिव्स, नीड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को एग्जामिन किया जाता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या किया जाता है, ये आपकी ये जो असाइनमेंट्स में ये आपको देखने को मिलेंगे, SCT, JBT नहीं, JST, जॉब सेटिस्फैक्शन टेस्ट। तो थीमेटिक परसेप्शन भी होता है, सेकेंड ईयर में शायद आपको देखने को मिले। तो फर्स्ट ईयर में शायद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट नहीं, सेकेंड ईयर में ये भी आपका, बाकी फर्स्ट ईयर में आपको भाटिया बैटरी वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिए आपको, ये मैंने यहाँ पर एक परफॉर्मा डाला हुआ है। ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं ये मैंने एज इट इज़ उठा लिए। देखिए इंडियन जो कल्चर के हैं वो अलग हैं, वो आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन आप इससे भी समझ जाएंगे। ये समझने के लिए सिर्फ आई लाइक डैश, आप यहाँ पर क्या फील करेंगे कमेंट में बताइएगा। आई लाइक डैश कंप्लीट कीजिएगा सेंटेंस। हैप्पीएस्ट टाइम इज़ क्या है, आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम। तो आप ये कवर करेंगे, मतलब कवर नहीं, कंप्लीट करेंगे इस सेंटेंस को, और जैसे ही आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी को डाटा जो कंप्लीट फिल करने के बाद असेसमेंट की जाएगी, कैसे सेंटेंसेस आपने जो फिल किए हैं, कौन से। ओके, तो अब हम चलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को देख लेते हैं यहाँ पर हम। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, आपको जैसे हेड बोल दिया या फिर फ्रॉग बोल दिया, हंगर, वाइट, चाइल्ड, इन सभी को सुनने के बाद आपके माइंड में फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट थॉट ऑफ योर माइंड, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स में राइट डाउन करना होगा।
फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं करना चाहिए कि नहीं, हमें जो सोशली डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स दे, जो हमारे मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हमें बिल्कुल सच ऑनेस्ट रहना होगा अपने काउंसलर के प्रति। हमें विश्वास होना चाहिए कि ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो औरों के साथ शेयर नहीं करेगा। ओके, तो उसके बाद आता है ड्राई पर्सन टेस्ट, जहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आप जो ड्रॉ करेंगे और जो आप ड्रॉ करेंगे उसको एनालाइज किया जाएगा, फिर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र किया जाएगा। पिक्चर इंटरप्रिटेशन, जो पिक्चर्स को दिखा के आपको इंटरप्रेट करने के लिए बोल दिया जाए। कार्टून और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, जहाँ पर कार्टून्स और स्टोरी कंप्लीशंस क्या होती है, आपको एक स्टोरी मैंने मान लीजिए आपको नंदू की कहानी सुनाई, और नंदू की कहानी सुनाने के बाद आपको जो एंड में क्लाइमैक्स छोड़ दिया, जैसे कि मूवी के क्लाइमैक्स होते हैं ना आजकल, कि अब नेक्स्ट मूवी में क्या होगा ये आप हमें बताएंगे, या इसका क्लाइमैक्स क्या होना चाहिए इस मूवी का। दृश्यम 2 में अगर आपने देखा हो तो वो क्लाइमैक्स पूछता है क्या होना चाहिए, तो वो है कार्टून स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, है ना। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है दृश्यम मूवी का, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। हाउस ट्री पर्सन टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होगा, हाउस बनाना होगा, ट्री, पर्सन, इन तीनों की शेप बनानी होगी, आपको ड्रॉ करने होंगे। और जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो उससे ये एनालाइज किया जाता है कि आपने कौन सी चीज़ कितनी बेहतर बनाई, आपकी लाइफ में क्या कितना इंपॉर्टेंट है। ये सभी टेस्ट उनको ना एनालाइज किया जाता है। अब जो ये हमने पढ़ लिए इन शॉर्ट टर्म्स में, ठीक है। हो सकता है आपको डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और आप डिफाइन कीजिए किन्हीं 5 टेक्निक्स को, तो आपको उनमें से कोई भी 5 है जो आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब आपके पास आता है स्पेशल, अलग अलग है जो हम इनको डिफाइन करेंगे, जैसे कि इंक ब्लोट टेक्निक। इंक ब्लोट टेक्निक में आता है रोशार्क इंक ब्लोट और HIT, होल्ड्समैन इंक ब्लोट टेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों को हम जो डिफाइन करते हैं। रोशार्क इंक ब्लोट की जो बात कर लेते हैं, सबसे पहले 1921 में जो स्विस साइकेट्रिस्ट हरमन रोशार्क ने है जो ये दिया था। इसमें क्या होता है रोशार्क में, जैसे कि हमने वहाँ पर आपको दिखाए थे, क्या दिखाए थे, शेप दिखाई दिए कार्ड पर, पूरे ऐसे शेप बनी हुई थी, है ना। तो 10 इंक ब्लोट्स होती हैं, 5 तो होती हैं ब्लैक इंक वाइट बैकग्राउंड, जैसे कि अब आपको प्रिंट दिख रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक आपके जो टेक्स्ट हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है, वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक इंक होती हैं, और 5 होते हैं वाइट बैकग्राउंड पर कलर्ड इंक। ये आपको पता होना चाहिए। रोशार्क इंक ब्लो टेस्ट कभी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिल जाए तो फेमिलियर सा लगे थोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ इंक ब्लो टेस्ट को अप्लाई किया अलग अलग साइकेट्रिक ग्रुप पर, और उन साइकेट्रिक ग्रुप के जो बेस पर उन्होंने एक जो रिस्पॉन्स की लिस्ट तैयार की, जिनको जो स्कोरिंग सिस्टम हम कह सकते हैं। अब जो भी टेस्ट किसी पर अप्लाई किया जा रहा है तो उनके साथ वो कंपेयर किया जाता है और फिर रिज़ल्ट निकाले जाते हैं। इसको हम प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज ऑफ रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि किसके बेस्ड होते हैं, कलर, शेप, मूवमेंट, इन सभी पर आधारित होते हैं। और जो एक बंदे की, एक पर्सन की, एक पीपल की, एक क्लाइंट की क्या करते हैं, ट्रेड्स को मेज़र करते हैं। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ए ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एनालाइज द टेस्ट टेकर रिस्पॉन्स, लुकिंग फॉर, किस किस को देखेगा वो, पैटर्न को, कंटेंट को, और भी जो फैक्टर्स डिस्क्राइब किए गए होंगे हमारे स्टैंडर्डाइज मेज़र में, उन सभी को कंपेयर करने के बाद हम किसी की पर्सनैलिटी को, इमोशन, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को मेज़र कर पाएंगे। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ है ये जो ओपनली यूज़ किया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, साइकोथेरेपीज़ में, डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट प्लानिंग करने के लिए। क्योंकि जब हमें ये पता होगा ना कि हम क्या मेज़र करें, हमारे पास क्लाइंट आया, हमें यही नहीं पता उसको प्रॉब्लम क्या है, तो हम रोशार्क इंक ब्लो टेस्ट लगा सकते हैं, उसकी इंटरनल डिज़ायर्स को, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो इन टेस्ट की मदद से हम समझ सकते हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कॉग्निटिव फंक्शंस क्या हैं, फिर हम ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। आ गया आपको समझ में, आई थिंक, रोशार्क इंक ब्लो टेस्ट। अब आता है द होल्ड्समैन इंक ब्लो टेस्ट। होल्ड्समैन ने ही दिया था, सभी के नाम पर ही ये टेस्ट, ठीक है। 1961 में इन्होंने क्या किया, जो कुछ एरर्स थी रोशार्क इंक ब्लो टेस्ट में, जो लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करने की कोशिश की। जैसे कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज, पुअर स्कोर, रिलायबिलिटी। कभी नेक्स्ट वीडियो में हम है जो इनको डिफ़ाइन करेंगे प्रॉपरली, क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या इनके बेनिफिट्स थे, सभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना ही ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही काफ़ी है। अगर आप नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है तो आपको ये समझने में एक बार थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ लैंग्वेज इतनी सिंपल राइट डाउन की हुई है कि आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा।
देयर आर 2 पैरेलल फॉर्म। इन्होंने क्या किया, 2 फॉर्म बनाए, ए और बी, 45 कार्ड्स थे टोटल, ठीक है, दोनों कलर्ड, एक्रोमेटिक और एसिमेट्रिक। अब क्या होता है यहाँ पर, 1 रिस्पॉन्स पर कार्ड इज टेकन, एक रिस्पॉन्स एक कार्ड से लिया जाता है। ईच रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय 2 फोल्ड सिंपल क्वेश्चन, हर एक रिस्पॉन्स को 2 क्वेश्चन से पूछा जाता है कि व्हाट द परसेप्ट सजेस्ट अबाउट द ब्लॉट और वेयर वाज द परसेप्ट रिप्रेजेंट इन द ब्लॉट। अब यहाँ पर जब हम रिस्पॉन्स इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास 22 रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, 22 रिस्पॉन्स वेरिएबल्स। इनको स्टैंडर्डाइज्ड रोशार्क टेस्ट जो हैं, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारा रिजल्ट्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर हमें जो क्या करेंगे, पर्सनैलिटी को एसेस कर सकते हैं, ठीक है। जो रिसेंटली अब जो हमारे पास HIT 25 1988 में इसको जो डेवलप कर दिया गया, एक नया वेरिएंट आ गया हमारे पास जहाँ पर 25 कार्ड्स है जो इस टेस्ट में है। स्पेशली जो ये ज़्यादा सक्सेसफुल किसके लिए माना जाता है, सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स के लिए, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, होल्ट्जमैन इंक ब्लॉट टेस्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। HIT और रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इट मे बी पॉसिबल आपको जो क्वेश्चन देखने को मिले 2 नंबर में या 3 नंबर में, या फिर हो सकता है आपके पास डायरेक्टली 6 मार्क्स में तो शायद ये नहीं आएगा आपको, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो TAT की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, TAT अगर आपने समझा होगा वहाँ पर काफ़ी आसान टेस्ट है, एक बार हम पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं है। TAT मुझे सबसे पसंदीदा टेस्ट मेरा TAT है। हेनरी मूरे और उनके कलीग्स ने 1935 में जो ये टेस्ट दिया, TAT थीमेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट, ठीक है। 20 पिक्चर्स हैं यहाँ पर, 20 फोटोज़, मैं ये कह सकता हूँ 20 पिक्चर मीन्स आपको पास 20 पिक्चर्स ऐसे दिखाई जाएंगी। ये देखिए, आप इस पिक्चर को देखिए और आप बताइए, सभी ब्लैक एंड वाइट में होंगी, ये भी आप नोट रखिएगा, ब्लैक एंड वाइट में होगी। और उस पिक्चर को देखने बाद क्या किया जाएगा, आप उस पिक्चर को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाएंगे कि फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ होगा। मान लीजिए एक लड़का है, वो अपने फादर के सामने खड़ा है, तो आप उनको देखकर ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इसके फादर ने शायद इसको डांट दिया होगा, शायद इसने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हों, ठीक है। आपके थॉट क्या हैं प्रीवियस उस पिक्चर के अकॉर्डिंग, आप एक स्टोरी राइट करेंगे, स्टोरी में हीरो कौन होगा, विलन कौन होगा, लीड रोल किसने किया, ठीक है, ये सभी है जो वहाँ पर मेज़र किए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या होगा, शोविंग द पिक्चर इज स्टोरीज टू बी टोल्ड बाय द क्लाइंट अबाउट द पर्सन्स और पीपल इन द पिक्चर। जो पिक्चर में होंगे उनके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्या हो रहा है, व्हाट हैज़ काज्ड द इवेंट एंड व्हाट कुड बी हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। स्टोरी को हमने टाइटल क्या दिया है, स्टोरी का टाइटल क्या है, तो इससे हम क्या करेंगे, हमारे अनहिडन जो क्लाइंट्स के हिडन इमोशंस हैं उनको अनकवर करने की कोशिश करेंगे, उनके ट्रेड्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर को जो अनकवर करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली है TAT, काफ़ी आसान टेस्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो TAT के बाद चलते हैं हमारे पास अब लिमिटेशन, प्रोजेक्टिव टेक्निक की भी कोई ना कोई लिमिटेशन रहेगी, है ना। इंटरव्यू टेस्ट की हमने लिमिटेशन करी, अब प्रोजेक्टिव टेक्निक की लिमिटेशन। अब देखिए लिमिटेशंस ना, लगभग जो भी टेस्ट होगा उसके टेस्ट में क्या होगा, लिमिटेशन ज़रूर होंगी। सब्जेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिविटी आती है, जैसे कि वहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी थी, रिलायबिलिटी थी, स्टैंडर्डाइजेशंस के लैक थे, ये हम नोट कर लेंगे। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, द रिजल्ट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हु इज़ इंटरप्रेटिंग द रिस्पॉन्सेज। अब उन रिस्पॉन्सेज को इंटरप्रेट कौन कर रहा है, इट मे बी पॉसिबल कि कोई एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट है वो इंटरप्रेट कर रहा है, तो हो सकता है वहाँ पर आपको सब्जेक्टिविटी देखने को ना मिले। लेकिन जो कोई नया पर्सन है जो नई नई काउंसलिंग सीख रहा है, हो सकता है वो रिजल्ट्स में हेरा फेरी हो जाए, तो रिजल्ट्स है जो लेस रिलायबल रहेंगे, सब्जेक्टिविटी वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड पॉइंट रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स क्या बार बार वही रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, इट नॉट पॉसिबल आई थिंक, क्योंकि ये प्रोजेक्टिव टेक्निक से हो सकता है जो आपका जो सब्जेक्ट है वही आपकी फीलिंग को, अब अपनी फीलिंग को चेंज कर दे कि नहीं मैंने पिछली बार ये आंसर किया था, अब की बार मैं ये आंसर करता हूँ, इट मे बी पॉसिबल। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी टेस्ट है जो क्वालिटेटिव डाटा प्रोवाइड करते हैं। और एवरी इंडिविजुअल इज एक्सेप्शन, हमने पढ़ा था हमारी वीडियोज़ में या पिछले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा था कि हर एक की यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, तो ऑब्वियस है तो हम स्टैंडर्डाइज
स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है यहाँ पर टेस्ट की। यहाँ पर है जो हम एक पर्टिकुलर हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन को कैसे समझेंगे, मान लीजिए आप लोगों को ये पता है 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 किलो के, ठीक है। अगर आपके पास 500 ग्राम है तो आपके पास कितना नहीं है, ऑब्वियस है 500, या आपके पास 600 ग्राम है तो आपके पास कितना नहीं है, 400 ग्राम। इट मीन्स हम 1000 से कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज़ आर SI यूनिट हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो यहाँ पर कोई स्टैंडर्डाइजेशन रिजल्ट्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग, अब सभी है जो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, उनके जो ट्रेड्स को एग्जामिन करना, ठीक है। बायसनेस, एग्जामिनर ऑन बायस कैन अफेक्ट हाउ द इंटरप्रेट रिस्पॉन्स, कैसे वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, पोटेंशियली लीडिंग टू द बायसनेस रिजल्ट्स, उन सभी का अपना अपना पोटेंशियल होता है इनको इंटरप्रेट करने का, तो वहाँ पर आपको बायसनेस देखने को मिल सकती है। क्वांटिफाइंग, अब मैंने बताया ये कौन सा डाटा देते हैं, क्वालिटेटिव, तो इनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हम, जो क्वांटिटेटिव डाटा में चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लिमिटेड वैलिडिटी, अब ये भी हमें पता होना चाहिए जो हम टेस्ट अब ये यूज़ करें प्रोजेक्टिव टेक्निक, क्या टेस्ट ये वही जो मेज़र कर रहा है, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट हो गई। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, हमें ये पता है कि हम क्या मेज़र कर रहे हैं, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब इन जो प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट हैं, इन टेस्ट में हमें ये नहीं कंफर्म होता कि हम क्या मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। नॉट ऑलवेज सपोर्टेड बाय द एम्पेरिकल एविडेंस, हमारे पास कंप्लीटली एविडेंस कई बार नहीं होते, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटेड, ये क्लिनिकल यूज़ के लिए होते हैं। रिस्पॉन्स बायसेस, हो सकता है रिस्पॉन्स चेंज हो जाए। कल्चर एप्लीकेबिलिटी, सभी कल्चर्स पर अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। एथिकल कंसर्न, हमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना होगा किसी भी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, और प्रॉपर हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। कई बार होता है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो ये सभी है जो लिमिटेशंस है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में लिखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो एक पैटर्न से राइट डाउन करेंगे क्वेश्चन, तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास बिहेवियरल असेसमेंट। अब हमने क्या किया था, ऊपर क्या पढ़ा हमने, पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट के बाद हम कर रहे हैं बिहेवियरल असेसमेंट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिविजुअल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उनके बिहेवियर, उनके एक्शंस को प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या एक्शन ये इन कंडीशंस में कर सकता है। हम ये कह सकते हैं उनके बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना इश्यूज़ को, डिज़ाइन इंटरवेंशंस और ट्रीटमेंट्स, कैसे हमने ट्रीटमेंट जो देना है उनको, ये सभी बिहेवियरल असेसमेंट में आता है। तो असेसमेंट है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट हो या बिहेवियर असेसमेंट, तो ऑब्वियस है हम यहाँ पर बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, कैसे वो सोशल कंटेक्स्ट में बिहेव कर रहा है, अपनी फैमिली में कैसे बिहेव कर रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल्स में कैसे बिहेव कर रहा है। तो इसका एक जो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि डिफाइनिंग द बिहेवियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके इंटरेस्ट, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, इन सभी को जो ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है। बाय वॉचिंग या रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव मैनर, नेचुरल कंडीशंस, कहीं भी आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद जो डाटा आपको मिलेगा, आप डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। क्या हाइपोथेसिस हम क्या बना रहे हैं, डेवलप हाइपोथेसिस अबाउट इट्स काजेस, इंटरवेंशंस, फिर आप है जो क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम है हम एंड में बता पाएंगे, इंटरवेंशन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़। अब पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ किसे कहेंगे, देखिए पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ मैंने यहाँ पे काफ़ी राइट डाउन की हैं, लेकिन आपकी जो बुक में है, टेक्स्ट बुक में है जो आपकी, वो है सिर्फ MMPI 2, ठीक है। हम यही डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ क्या है। जो पर्सनैलिटी को इन्वेंट करें, सीधी सी बात है, स्टैंडर्डाइज सेल्फ रिपोर्ट असेसमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती है हमारे को, और वे हमें फिल करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है, जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को इन्वेंट कर सकते हैं, इन्वेंट्री इसलिए इनको कहा जाता है। मेज़र करने के लिए वेरियस आस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अलग अलग आस्पेक्ट, जैसे कि ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, टेंडेंसीज, ये जो क्या हैं, दीज इन्वेंट्रीज टिपिकली कंसिस्ट सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चंस टू विच इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, जिनको उनको जो पार्टिसिपेट करेगा वो इनको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और उससे हम है जो क्या कर पाएंगे, उनकी पर्सनैलिटी को इन्वेंट कर पाएंगे। और सीधी सी बात क्या है, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एम टू प्रोवाइड क्वांटिफिएबल डाटा। हमें जो क्या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इंटरव्यू मेथड, और अब हम आ गए PI पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज, इनमें क्या है, सभी में क्वालिटेटिव डाटा है।
लेकिन पीआई में क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है। तो क्वांटिटेटिव डाटा पर हम जो स्टैटिस्टिकली इनको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, हम समझ सकते हैं इनको। तो इनमें हमने कौन कौन सी हमने स्टडी कर चुके हैं, बिग 5 हमने करी है, ओशियन, MBTI हमने नहीं किया, आप पढ़ लीजिएगा, आपको जो एग्ज़ाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। MPI अभी हम करने वाले हैं, 16 PF और नियोपाई, ये हमने सभी क्लियर कर ली हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियोस जाके देखिए और समझिए इनको। लिमिटेशंस मैंने राइट डाउन किया आपके लिए, ताकि आपको एक जो ओवरव्यू मिले, एक ओरिएंटेशन हो जाए कि कैसे कौन कौन सी जो लिमिटेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ करेंगे MMPI 2 मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, widely used psychological assessment tool designed to assess various aspects of individual psychological functioning and personality traits। ये जो आमतौर पर जो खासकर किसके लिए यूज़ की जाती है, साइकोपैथोलॉजी, जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ऑफनली यूज्ड इन क्लिनिकल फोरेंसिक रिसर्च सेटिंग में टू एड डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। कुछ फीचर्स यहाँ पर MMPI 2 के हमने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, जैसे कि डेवलपमेंट किसने डेवलप की, हैथवे मैकनेले 1943, ठीक है। रिवाइज्ड अपडेट आई 1980 में, जिनमें उनकी लिमिटेशंस को इम्प्रूव कर दिया गया, ठीक है। पर्पस क्या है, MMPI 2 इज एसेस साइकोपैथोलॉजी, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, मेंटल हेल्थ, कॉमनली यूज इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, असिस्ट इन डायग्नोजिंग मेंटल डिसऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन, ठीक जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, सिंपल। बस आपको यहाँ पर एक ना अट्रैक्टिव वे ऑफ राइटिंग है, यहाँ पर एग्जाम में आपको कैसे राइट डाउन करना है ये आपको बस एक यहाँ पर समझाया गया है। क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है, सेट ऑफ सेल्फ रिपोर्ट आइटम्स होती हैं, स्टेटमेंट जो कि इंडिविजुअल जिसको रिस्पॉन्स करना होगा, जो पार्टिसिपेट करेगा इसमें, ठीक है। दिस स्टेटमेंट कवर ए वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यूज़। इन जो स्टेटमेंट्स में कौन कौन से इश्यूज़ को डिफाइन किया होगा, साइकोलॉजिकल या बिहेवियर या डिप्रेशंस, एंजाइटी, एग्रेशन, इस तरह के जो क्वेश्चन फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे। स्कोरिंग की बात कर लेते हैं, तो MMPI 2 आइटम आर स्कोर्ड यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। ऑब्वियस है, क्वांटिटेटिव डाटा है तो आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड मेज़र होगा जिसके थ्रू आप इनको कंपेयर कर पाएंगे और उनकी जो सीवियरिटी को, कितना सीवियर इनको जो मेंटल प्रॉब्लम है, ये सभी हम मेज़र कर पाएंगे। स्केल्स, क्लिनिकली स्केल्स, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, वैलिडिटी स्केल, कैन नॉट से, लाई स्केल्स, लाई करेगा या नहीं करेगा, सप्लीमेंट्री स्केल, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर स्केल्स, ये सभी इनके स्केल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेसन 3 कंप्लीट। शायद मैंने थोड़ा जल्दी करवा दिया, तो हो सकता है आप लोग ये कहें कि आप थोड़ी स्पीड कम करें। मैं जल्दी इसलिए करवाता हूँ क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है और स्पैन ऑफ अटेंशन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ आधा घंटा पढ़ना चाहिए ना, लेकिन अभी आपकी पढ़ने की यही उम्र है, तो आप पढ़िए भाई, एक घंटा पढ़िए, जितनी वीडियो लंबी हो आप देखिए, अगर ना समझ आए दोबारा देखिए, और आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। मतलब आप नोट्स कैसे एक्सेस करें, ₹9 आपको इस PDF के लिए पे करना होगा, ठीक है। कैसे आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमारी ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और हम क्या कहना चाहेंगे आपको, हाँ, अगर आप वीडियोस ऐसे ही लगातार कंप्लीट चैप्टर्स की देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फर्दर वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कंटेंट ज़रा भी अच्छा लगे या अच्छा ना लगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमें ये फीडबैक मिलता है कि आप समझ रहे हैं या हमें इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है, हमें कौन कौन सी चीज़ें और सुधारनी होगी। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हम सुधारने की, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की, क्योंकि हम हर दिन सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, लेकिन फ़र्क है बस ऑब्ज़र्व करने का। ऑब्ज़र्व करें अपने आप के बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को एसेस कैसे करें ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। कौन कौन से मेथड टेक्निक्स हैं, पिछली वीडियोस को देखिए, अगर आप सीक्वेंस में जो वीडियोस देखते आएंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।